है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं उनको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत कौन सा था? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत है आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो पहला पॉइंट आपका हो गया नैतिक विकास का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो ये आपके हैं कोहलबर्ग महोदय। कौन है? कोहलबर्ग महोदय। अब देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण तथ्य आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हिंज। हिंज एक व्यक्ति का नाम है। इसकी एक स्टोरी है कि हिंज मतलब जो हिंज व्यक्ति है, यह क्या था? एक आदिवासी या एक व्यक्ति समझ लीजिए, यह व्यक्ति था। इसकी औरत जो थी वह काफ़ी बीमार थी, वह मरने की कगार पे थी। तो वह दवा लेने जाता, वह दवा लेने एक साइंटिस्ट के यहाँ जाता है। तो साइंटिस्ट क्या करता है, उस दवा का जो दाम होता है वह 10 गुना बताता, वह 10 गुना बताता है, जो वह हिंज जो था वह देने में असमर्थ था। तो उसको कुछ नहीं सोचता है, वो वापस चला आता है। इसके बाद जो होता है, तो हिंज सोचता है यदि दवा नहीं मिली तो मेरी औरत क्या हो जाएगी? मर जाएगी। तो इसलिए वह क्या करता है, वह उस दवा को क्या करता है? चुरा लाता है। उस दवा को चुरा लाता है और क्या करता है? अपनी पत्नी को बचा लेता है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो हिंज ने कार्य किया, जो दवा चुरा के लाया, वह सही था या गलत था? क्योंकि दवा नहीं चुराता तो औरत मरती। तो मतलब यह जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, यह कहता है कि जिस तरीके से समाज में स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिस तरीके से समाज में स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बालक क्या करता है? उसी प्रकार से क्या करता है? व्यवहार करता है। यदि साइंटिस्ट ने दवा का 10 गुना दाम नहीं बताया होता तो शायद हिंज क्या करता? वह समर्थ रहता देने में, लेकिन उन्होंने 10 गुना दाम बताया, जिसको वह देने में क्या था? असमर्थ था। लेकिन स्थितियां ऐसी थी कि क्या दवा भी लाना क्या था? बहुत जरूरी था। इसलिए हिंज ने क्या किया? चोरी किया। तो यही कहता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है, यही कहता है कि समाज में जैसी स्थितियां, वैसा बालक क्या करता है? कार्य करता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आगे देखेंगे। तो कहेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, वह क्या थे? एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे। कहाँ के? वह अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अब हम देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह क्या है? तो कहा जाता है कि कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के मुख्य 3 स्तर हैं तथा 6 क्या हैं? उपशाखाएं हैं, या हम इन्हें चरण भी कहते हैं, जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अर्थात जब इस तरीके से उन्होंने स्थितियाँ देखी, तो उन्होंने किया कि 20 साल तक, 20 वर्ष तक उन्होंने क्या कहें, बच्चों के साथ रहें और उन्होंने क्या किया? उनका साक्षात्कार किया। तो उन्हें मिला कि क्या है? नैतिक विकास के मुख्य कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। और कितने उपशाखाएं हैं? 6। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास के, जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें मुख्य कितने स्तर होते हैं? तो मुख्य कितने स्तर होते हैं आपके? वह 3 स्तर होते हैं। यदि उपशाखाएं पूछ ले तो आपके 6 उपशाखाएं आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि इन 6 उपशाखाओं में से उपशाखा नैतिक दुविधाओं को सुलझाने में अपने पूर्व उपशाखा से अधिक महत्वपूर्ण है। यह जो 6 उपशाखाएं हैं, या क्या जो नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती है, जो हिंज के मन में कि यह नैतिक दुविधा उत्पन्न हुई थी कि दवा चुराएं या ना चुराएं, इसी को सुलझाने में क्या करता है? यह जो उपशाखाएं हैं अधिक महत्वपूर्ण क्या होती हैं? कार्य करती हैं। अब हम देखेंगे कि नैतिकता का अर्थ क्या होता है। जो नैतिकता है, नैतिकता का अर्थ मीनिंग ऑफ नेचुरलिटी। तो कहेंगे कि पहला पॉइंट है आपका, नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, अर्थात बालक के पास
जब बालक जन्म लेता है तो बालक के पास जैसी स्थितियां होती हैं या उसके आसपास जैसा पर्यावरण होता है, बालक उसी प्रकार से सीखता जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, नैतिक व्यवहार को सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। कोहलबर्ग का कहना है कि नैतिक व्यवहार जो है वह क्या होता है, वह समाज से सीखा जाता है। अर्थात कहेंगे कि जिस तरीके से हमारे समाज में व्यवहार होगा, जिस तरीके से हमारे समाज में व्यवहार होगा, बालक उसी तरीके से क्या होता है, बन जाता है। धीरे धीरे क्या करता है, उस व्यवहार को अर्जित करता है या ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि सर्वप्रथम बालक जो होता है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में नैतिक विकास होता है। कोहलबर्ग का कहना है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले जो है अनौपचारिक रूप से, मतलब औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप, मतलब औपचारिक का मतलब क्या होता है, एक निश्चित स्थान या एक निश्चित व्यक्ति द्वारा, लेकिन अनौपचारिक का मतलब कोई अस्थायी, मतलब क्या होता है, अस्थायी या जो निश्चित ना हो। तो कोहलबर्ग ने कहा कि सर्वप्रथम, सबसे पहले जो अनौपचारिक रूप से बालक कहाँ सीखता है, अपने आस पड़ोस तथा स्कूल में क्या करता है, नैतिक विकास को सीखता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उसके घर में जिस तरीके से वातावरण रहेगा या उसके आस पड़ोस का जिस तरीके से वातावरण रहेगा, बालक उसी तरीके से क्या होता है, वैसा नैतिक व्यवहार सीखता है या वैसा व्यवहार करने लगता है या वैसा व्यवहार सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि जब बालक का जन्म होता है तो वह ना तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब बालक जन्म लेता है तो क्या होता है, ना तो वह नैतिक होता है, हम कह सकते हैं, ना तो अच्छा होता है ना खराब होता है, ना तो वह अच्छा होता है ना तो खराब होता है, बल्कि अच्छा या बुरा का आचरण वह समाज से सीखता है। कहने का अर्थ है कि जब बालक जन्म लेता है तो वो क्या होता है, एक प्योर कागज़ की तरह होता है। अर्थात हम उसको जिस तरीके से अपने घर का वातावरण या आसपास का वातावरण बनाएंगे या उसको जिस तरीके से व्यवहार में रखेंगे, बालक उसी से क्या होता है, यदि अच्छे वातावरण में रखेंगे, अच्छे पर्यावरण में रखेंगे तो बालक अच्छा बनेगा। यदि बुरे पर्यावरण में रखेंगे, बुरे वातावरण में रखेंगे तो बालक क्या हो जाएगा, बुरा सीख जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ मेन यही था। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बालक के विकास में जो वातावरण है वह क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए आपके घर के बालक, मान लीजिए आप यदि गाली दे रहे हैं तो क्या वह गाली देना सीख जाएंगे, यदि आप पढ़ना सीख रहे हैं तो वह पढ़ना सीख जाएंगे, यदि आप अच्छा व्यवहार करें तो अच्छा व्यवहार करना सीख जाएंगे। अर्थात कहा जाता है कि नैतिक विकास का मतलब यही होता है कि वह क्या है, जिस तरीके से समाज या जिस तरीके से आप उस बालक के पास वातावरण उपलब्ध कराएंगे, बालक उसी तरीके से क्या हो जाता है, बन जाता है। अब हम देखेंगे जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं, वह स्तर कौन कौन से हैं। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर दिए थे। तो पहला आपका हो जाएगा 3 स्तर। अब हमें देखना है कि यह जो 3 स्तर हैं इनके नाम क्या क्या हैं, यह इनकी टाइमिंग एज क्या होती है, इनकी टाइमिंग एज क्या होती है। तो पहला देखेंगे, पहला स्तर हमारा पूर्व परंपरागत स्तर या इसको अवस्था भी कह सकते हैं। तो कौन है पूर्व परंपरागत स्तर, इसे हम कहेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज यदि इसके टाइमिंग एज की बात की जाए तो इसका टाइमिंग एज होता है 4 से 10 वर्ष। क्या होता है, 4 से 10 वर्ष। आप टाइमिंग एज बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा क्योंकि टाइमिंग एज से ही क्या होता है, बार बार क्वेश्चन बना लिया जाता है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है हमारा परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर या अवस्था कह सकते हैं। इसकी टाइमिंग या इसको इंग्लिश में कहेंगे कन्वेंशनल स्टेज। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कन्वेंशनल स्टेज। इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो इसका टाइमिंग एज जो है आपका 10 से 13 वर्ष है। 10 से 13 वर्ष है। तीसरा देखेंगे आपका उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर इसे हम कहेंगे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज
यदि इसकी टाइमिंग एज की बात की जाए तो इसका टाइमिंग एज है 13 वर्ष से अधिक। अर्थात कहेंगे कि जो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, उनमें पहला पॉइंट है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसकी टाइमिंग एज क्या है आपका 4 से 10। मतलब बालक जब 4 से 10 वर्ष के बीच रहता है तो उसमें क्या होता है, कौन सा स्तर पाया जाता है, 4 से पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा परंपरागत स्तर, अर्थात जब बालक 10 से 13 वर्ष के बीच रहता है तो उसमें कौन सा स्तर पाया जाता है, परंपरागत स्तर। और बालक जब 13 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसमें कौन सा स्तर पाया जाता है, उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब हम देखेंगे कि जो ये तीनों स्तर हैं इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो इनको भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो देखेंगे पूर्व नैतिक स्तर, या इसको हम कहते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, चाहे पूर्व नैतिक स्तर का या पूर्व परंपरागत स्तर। दूसरा है आपका परंपरागत नैतिक स्तर, या इसको हम परंपरागत स्तर भी कहते हैं। आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। आपका तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कहा जाता है, इसका नाम पूरे तरीके से चेंज ही है क्योंकि इसमें सिर्फ नैतिक जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर, जिसको हम किसको कहते हैं, उत्तर परंपरागत स्तर को कहते हैं। अब हम इनको देखेंगे कि यह जो स्तर हैं इनकी व्याख्या किस तरीके से की गई, या इनके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। पहला है आपका पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जिसकी टाइमिंग एज क्या है, 4 से 10 वर्ष। इसकी 2 उपशाखाएं हैं। इसकी कितनी उपशाखाएं हैं, इसकी 2 उपशाखाएं हैं। अर्थात बताया गया कि टोटल कोहलबर्ग ने कितनी उपशाखाएं दी हैं, तो 6। अर्थात 3 स्तर में उन्होंने 2-2 उपशाखाएं दी हैं, इसलिए क्या हो जाता है आपका 3 का दुगना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जो पहला है आपका पूर्व परंपरागत स्तर, उसमें इन्होंने 2 उपशाखाएं दी हैं। उन उपशाखाओं को हम ध्यान से देखेंगे कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा एवं दंड की अवस्था, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। दूसरी है आपकी अहंकार की अवस्था या आंतरिक सापेक्ष अभिमुखता, स्टेज ऑफ ईगो, स्टेज ऑफ ईगो। अब हम पहली अवस्था को थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि यह होती क्या है। जो पहली अवस्था है आपकी या पहली उपशाखा है, यह क्या होती है। तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अर्थात कहने का अर्थ है कि कम आयु एवं अपरिपक्व होने के कारण बच्चा क्या करता है, डरता है कि काम किया जाए कि ना, दंड से क्या करने के लिए, बचने के लिए। अर्थात कहने का अर्थ है जो आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, कहा जाता है कि बालक की उम्र क्या होती है, कम होती है। अर्थात क्या करता है, किसी कार्य को करने से पहले सोचता है, किसी कार्य को करने से पहले सोचता है कि इस कार्य को किया जाए कि ना। यदि गलत हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। वह दंड से बचने के लिए क्या करता है, कार्य को करने से डरता है। अर्थात कह सकते हैं कि बच्चे ने जब कोई बुरा कार्य किया तो आप उसे क्या करेंगे, दंडित करेंगे। आप उसे दंडित कर देंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, डर जाएगा। इसलिए बच्चा क्या करेगा, वह दोबारा किसी कार्य को करने के लिए 10 बार सोचेगा कि इसे करें या ना करें, यह सही है या गलत है। तो इसका कहने का अर्थ है आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो होती है वह क्या होता है कि कम आय होने के कारण बच्चा क्या करता है, किसी कार्य को करने में क्या करता है, डरता है। दूसरा देखेंगे अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था, इसे हम स्वयं की अवस्था भी कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चे की क्या होती है, आयु बढ़ती, जैसे जैसे बच्चा क्या करेगा, बढ़ेगा, वह क्या होगा, हर चीज़ों में क्या हो जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा। कहा जाता है कि यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह भूख लगने पर भोजन चुरा कर खा लेता है। अर्थात कहने का जो अहंकार की अवस्था है, मतलब क्या होना कि अपने आप, अहंकार की अवस्था या स्वयं की अवस्था मतलब अपने आप को ही सही समझना, यही क्या होता है, अहंकार की अवस्था होती है। कहा गया है कि यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह भूख लगने पर भी भोजन चुरा कर खा लेता है। अर्थात क्या करता है, जब उसको भूख लगती है तो वह भोजन चुरा कर खाए या किसी तरीके से खाए। उसको लगता है कि हमें भूख लगी तो हमने खा लिया, हमारे लिए सही है, लेकिन वह चुरा कर खाया हुआ क्या है, वह समाज के लिए गलत है, लेकिन वह क्या है,
वह अपने आप में या अहंकार की अवस्था में क्या कर रहा है, वह सोच रहा है कि हमने सही किया। तो यह क्रियाएं अहंकार की अवस्था में आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा दूसरा स्तर है परंपरागत स्तर या परंपरागत नैतिक स्तर, जिसकी टाइमिंग एज है 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष, और इसकी भी 2 उपशाखाएं हैं। इसकी भी क्या है, 2 उपशाखाएं हैं। इन 2 उपशाखाओं को हम बारी बारी से देखेंगे। पहली ही आपकी प्रशंसा की अवस्था या परस्पर एक रूप अभिमुखता, जिसे इंग्लिश में हम स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ अप्रिसिएशन कहते हैं। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था या अधिकार संरक्षण अभिमुखता, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। स्टेज ऑफ रेस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। अब इन जो है, इन 2 उपशाखाएं हैं, इनको हम बारी बारी से थोड़ा डिटेल में देखेंगे। पहली है आपकी प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था अर्थात कहेंगे कि बालक की प्रशंसा करना, या इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों से प्रशंसा पाने के लिए करता है। अर्थात अब हम कहाँ पर आ गए हैं, बालक की एज क्या है, बालक की एज क्या हो गई है, अब आपका बालक जो है वह 10 से 13 वर्ष के बीच है। अर्थात हम कहेंगे कि वह क्या है, वह लगभग परिपक्व हो चुका है। यह बातों को समझने के लिए कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य बुरा है, वह यह समझ सकता है। तो कहा जाता है जो प्रशंसा की अवस्था है, इसमें बालक क्या करता है, वह दूसरों से इज्जत पाने के लिए या दूसरों से प्रशंसा पाने के लिए किसी कार्य को करता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बालक ऐसा कार्य करेगा कि जो वह सोचता है कि हम यह कार्य करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, हमें प्रशंसा मिलेगी, या हमें सब क्या करेंगे, अच्छे कहेंगे। वह इस तरीके से कार्य करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं जो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि क्या होता है, जब बच्चा इस स्तर में पहुंचता है तो चाहे समाज हो, चाहे उसके माता पिता हो, कोई भी क्या हो, तो उनकी अपेक्षाएं बालक के प्रति क्या होती, बढ़ जाती हैं। तो बालक को वह क्या करता है कि वह परिवार, स्कूल या पास पड़ोस या मित्र को क्या करने के लिए, या मित्र से प्रशंसा पाने के लिए वह अच्छे अच्छे कार्यों को करता है। यह ऐसा कार्य करेगा जिसमें उसको क्या हो, प्रशंसा मिले, या वह सोचता है कि ऐसा कार्य करूं जिससे हमें सब क्या कहें, अच्छा कहें, या हमें हमारी प्रशंसा करें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। अर्थात इसका संपूर्ण निचोड़ कह सकते हैं कि इस अवस्था का कहने का अर्थ यह है कि मतलब बच्चे का जो चिंतन का स्वरूप होता है वह समाज से निर्धारित होता है, समाज या परिवेश से निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे सामाजिक व्यवस्था। दूसरा है हमारा सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे, नैतिक विकास की यह उपशाखा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी। अर्थात क्या कहा जाता है कि जो सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था है, यह क्या है, यह नैतिक विकास का जो सिद्धांत, इसमें क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। मतलब इस अवस्था में क्या करता है बालक, अब कहाँ पर है, वह 10 से 13 वर्ष के बीच है। तो कहा जाता है कि इसमें वह प्रवेश इसलिए लेता है कि वह समाज को केवल क्या करता है, वह महत्वपूर्ण प्रशंसा को क्या करता है, उसकी प्रशंसा जब समाज करता है तो वह क्या होता है, इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है और उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य, यहाँ पर मानने कर लीजिएगा, मानने लगता है। क्या करता है वह मतलब स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अर्थात क्या है, जो समाज है उसको एक लक्ष्य मानने लगता है। अर्थात समाज के प्रति क्या होता है, वह समाज के प्रति उत्साहित होता है या समाज के प्रति कुछ कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरा स्तर हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। इसकी भी 2 उपशाखाएं हैं, इसकी भी 2 उपशाखाएं हैं। पहला है आपका समाज के साथ
संबंध या सामाजिक अनुबंध या विधि सम्मत अभिमुखता, सोशल लेजिस्लिस्टिक ओरिएंटेशन। दूसरा है आपका सार्वभौमिक संबंध या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इन दो उपशाखाओं को हम थोड़ा डिटेल में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम समाज के साथ संबंध। समाज के साथ संबंध कहेंगे कि कोई भी बालक इस अवस्था में सम्मान के प्रति अच्छा करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता हो। तो अब बालक जो है वह आपका उत्तर परंपरागत अवस्था, वह बालक, इसमें बालक की टाइमिंग एज क्या है, वह 13 वर्ष से अधिक का बालक, अर्थात कहेंगे कि लगभग वह क्या है, परिपक्व हो चुका है या परिपूर्ण हो चुका है। तो बालक ऐसा व्यवहार करना चाहता है, क्या कहता है, बालक समाज के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता है, ना कि वह समाज के साथ समझौता करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो दूसरी उपशाखा हमारी सार्वभौमिक संबंध, कहेंगे कि इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। वह देखता है कि समाज में क्या अच्छा है क्या खराब है। मतलब सार्वभौमिक संबंध में कहने का अर्थ है कि कहा गया है कि इस अवस्था में जब बालक 13 वर्ष से अधिक की अवस्था में आता है तो बालक क्या करता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है, अर्थात विवेक का प्रयोग करता है या दिमाग का प्रयोग करता है। कुछ नियम वह दिमाग का प्रयोग करके क्या करता है, वह कुछ नियम अपने आप से बना लेता है। मतलब कि यह समाज के लिए अच्छा है या हमें इस तरीके से कार्य करना चाहिए, वह अपने आप से कुछ नियम बनाता है और वह देखता है कि समाज में क्या अच्छा है या खराब है। मतलब वह समाज के लिए ही नियम बनाता है, लेकिन क्या करता है, वह अपने आप से बनाता है, ना कि दूसरे के नियम पर बनाए हुए चलता है। वह अपने आप से नियम बनाता है और यह भी ध्यान में रखता है कि समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरा देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि बालक क्या है, हमने पहले ही महत्वपूर्ण तथ्य में देखा कि बालक क्या अपने आप से नियम बनाता है। तो कहने का अर्थ है इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने मन से कार्य करता है, ना कि दूसरे हुए बताए हुए लोगों के पथ पर चलता है, बल्कि यह कहता है वह अपने मन से, क्योंकि बालक क्या है, लगभग परिपक्व हो चुका है। वह क्या है, 13 वर्ष से अधिक की अवस्था में जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, या आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं किसी भी परीक्षा से संबंधित, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों हमने देखा कि क्या होता है नैतिक, मतलब नैतिक व्यवहार का मतलब होता है, नैतिकता का अर्थ होता है कि मतलब बालक के सामने समाज में जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं बालक उसी तरीके से व्यवहार करता है। अर्थात कहने का अर्थ है यदि समाज में बालक के सामने अच्छा व्यवहार हो रहा है तो वह अच्छा करेगा, यदि बालक के सामने समाज या परिवेश में बुरा व्यवहार हो रहा है तो वह बुरा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।